दोस्तों, एक लड़का मात्र 12 साल की उम्र से एक सेठ जी के यहाँ नौकरी करता है। उसे नौकरी करते हुए भी 15 साल बीत जाते हैं और इन 15 सालों में वो सेठ जी को आबाद होते हुए भी देखता है, बर्बाद होते हुए भी देखता है। दोस्तों, उनके अपने उन्हें धोखा दे जाते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में वो और उनका परिवार भूखों मरने लगता है, लेकिन वो नौकर पूरी ईमानदारी और पूरी वफादारी के साथ उनके साथ लगा रहता है। वो उनका साथ नहीं छोड़ता है। एक समय ऐसा भी आ जाता है जब उस नौकर को खुद कहीं नौकरी करके और उस परिवार का पेट भरना पड़ता है, क्योंकि उनके परिवार में एक नौजवान विधवा बहू होती है और उनकी पत्नी होती है। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली एक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की। एक सेठ जी अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहे थे। डॉक्टरों ने उनके परिवार से कहा कि कुछ ही समय बाकी है, आप लोग जो भी बातें करना हो कर लीजिए। अब दोस्तों, आईसीयू में भर्ती थे तो एक दो करके लोग जाने लगते हैं। उनके 3 बेटे होते हैं। एक बेटे की 2 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। 2 बड़े बेटे उनके साथ थे तो वो लोग कमरे में जाते हैं। सेठ जी उन्हें जीवन की कुछ सीख देते हैं, कुछ ऊंच नीच समझाते हैं और उसके बाद वो लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी जाती है जिसका नाम शारदा होता है। अब जैसे वो जाती है तो उसे देखकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं, शारदा, अब तो मैं जा रहा हूं। अगर मैंने तेरे साथ कोई गलती की हो जाने अनजाने में तो तू मुझे माफ कर देना। अब दोस्तों, जो शारदा थी उनके छाती पर अपना सिर रखकर रोने लगती है, कहती हैं कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। सेठ जी कहते हैं कि अगर मैं ले चलता तो जरूर ले जाता, लेकिन अभी तेरा यहाँ पर बहुत काम है। तेरे सर पे जो है अभी एक बोझ है, एक विधवा बहू का बोझ है। उसे कौन समझाएगा, कौन उसे ढाढ़स बंधाएगा, कौन देखेगा। तो अभी तेरा यहाँ पर काम है, तू यहीं पर रह और मेरी चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ। दोस्तों, उसके बाद उनकी वो बहू आती है जिसे देखते ही उनका कलेजा फट जाता है। दोस्तों, नौजवान विधवा बहू 24-25 साल उसकी उम्र होती है। उसको देखते ही कहते हैं कि बेटा, अभी तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है, तुम कहीं अपनी जिंदगी बसा लेना, अपने सास की चिंता मत करना। उसका क्या, उसके और भी बेटे बहू हैं, किसी के भी पास रह लेगी। लेकिन बस यही है, मुझे और किसी पर भरोसा नहीं है। उसके बाद दोस्तों, वो उनका एक नौकर होता है जिसका नाम रमेश होता है। कहते हैं रमेश को भी बुला दो। अब रमेश कमरे में आता है, उसको देखते हैं और कहते हैं, रमेश, मेरे जाने के बाद पता नहीं ये लोग तेरी तनख्वाह दे पाएंगे भी कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन तू इतने दिनों से मेरे पास काम कर रहा है, काश मैंने तेरे लिए कुछ किया होता। रमेश कहता है, सेठ जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, 15 सालों से आप ही तो मेरा घर चला रहे हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, एक वादा कर सकता है तू? रमेश कहता है, बोलिए बाबूजी। तो सेठ जी कहते हैं कि रमेश, मेरे जाने के बाद मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तेरी अम्मा जी अकेली रह जाएंगी और मुझे विश्वास है कि वो बस साल ही 6 महीने में वो भी चली आएगी। तो इसीलिए क्या जब तक वो रहेंगी तो उनके साथ रह सकता है? तो कहता है, ठीक है बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वो रहेंगी मैं उनके साथ रहूंगा। और दोस्तों, उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे क्योंकि अपने बेटों से ज़्यादा तुझ पर भरोसा है। अब दोस्तों, रमेश उनसे वादा करता है, जी बाबूजी, मैं रहूंगा। और उसके बाद दोस्तों, वो अपनी आंखें कुछ देर में मूंद लेते हैं और उसके बाद वो कोमा में चले जाते हैं। और उनके कोमा में जाने के बाद ही जो उनके 2 बेटे थे दोस्तों, वो वहीं से हंगामा शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों, जो सेठ जी थे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। अब वो जब दिल्ली गए थे 40 साल पहले तो उन्होंने उस्मानपुर में एक मकान लिया था, 200 गज का मकान। उसे उन्होंने अपने पत्नी के नाम पर लिया था और उसके बाद उन्होंने सदर मार्केट में 2 दुकानें ले रखी थी जो उन्होंने अपने दोनों बेटों के नाम पर ले रखी थी। और वो बेटे जो है वही कपड़े की दुकान चलाते थे। उनकी छोटी छोटी दुकानें थी लेकिन इनकम बहुत अच्छी थी। और उसके बाद वो लोग अपने माता पिता से अलग रहते थे। अब जब ये कोमा में चले गए तो दोनों बेटे जिद करने लगे कि जो मकान है वो मेरे नाम कर दे। उसकी माँ कहती है कि अभी तेरा बाप जिंदा है, अभी हॉस्पिटल में, अभी से तुम लोग जो है मकान के लिए इस तरीके से परेशान होने लगे, अभी पता नहीं इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना तो इंतजार कर लो। फिर उनके बेटे कहते हैं कि इंतजार क्या करना है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन और उससे ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। तो उसकी माँ ने कहा, अरे जब भी होगा देखा जाएगा। अब दोस्तों, उसके बाद वो जो बेटे थे अपनी वाली करके चले गए और इधर जो है
रमेश और उनकी जो बहू थी विधवा, उसका नाम रागिनी होता है, रागिनी और शारदा ये तीनों हॉस्पिटल में रह जाते हैं। डॉक्टरों के जवाब का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों 1 दिन 2 दिन बीत जाते हैं, सेठ जी का कुछ नहीं होता। ऐसे ऐसे देखते देखते 15 दिन बीत जाते हैं। अब सेठ जी उसी तरह हॉस्पिटल में पड़े रहे और हर दिन का खर्चा 10,000, 5,000, 7,000, 15,000 लगता रहा। अब जब इतना पैसे लगने लगा तो उनके पास जो भी जमा पूंजी थी धीरे धीरे करके खत्म होने लगी। सेठ जी ना जीने में थे ना मरने में थे, और इसी हालत में वो 2 महीने तक उसी हॉस्पिटल में रह जाते हैं। अब दोस्तों शारदा और रागिनी और रमेश जो है हॉस्पिटल का चक्कर काट काट कर थक जाते हैं, लेकिन सेठ जी का कुछ होता नहीं है। अब उनके जो दोनों बेटे थे वो 2-4 दिन आए और यहाँ पर इस उम्मीद में कि अब इनकी जान जाएगी या तब जाएगी, लेकिन जब उन्होंने जान लिया कि अब तो पैसे लग रहे हैं और जब पैसों की बात आई तो हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद उन्होंने आना भी बंद कर दिया। अब 2 महीने बाद जो भी जमा पूंजी थी खत्म हो गई, 4-6 लाख रुपयों की। उसके बाद शारदा ने अपने गहने बेच दिए, जो उनकी बहू थी विधवा रागिनी उसने भी अपने सारे गहने बेच दिए। सेठ जी के इलाज में सब कुछ लगा दिया, क्योंकि उनका इलाज तो होना नहीं था, बस वो जिंदा थे, उनकी सांसें चल रही थी और पैसे लग रहे थे। अब दोस्तों 2 महीने बीत गए, पैसे खत्म हो गए, तो शारदा ने जाकर अपने बेटों से कहा कि अब पैसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं, कम से कम कुछ दिन का तो खर्चा दो तुम लोग। अब दोस्तों बेटों का जवाब सुनकर शारदा हैरान रह जाती है। वो लोग कहते हैं कि हमारे अपने बच्चे, हमारा अपना काम है, हम मुर्दे पर क्यों खर्चा करें, तू ही पड़ी है बिना मतलब उनके पीछे। अब दोस्तों उसके बाद जब कोई चारा नहीं सूझता तब वो आते हैं अपनी बहू से, रमेश से चर्चा करते हैं क्या किया जाए। वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब आप निकाल ही दो। डॉक्टर जो है वो निकाल देते हैं। उसके बाद वो लोग उस्मानपुर अपने घर पर ले आते हैं और बस अगले ही दिन सेठ जी अपना दम तोड़ देते हैं। अब दोस्तों जब उनकी सांसें निकल गई तो उनके जो दोनों बेटे थे, उनकी जो बहुएं थी, उनके बच्चे थे, वो अपनी शक्ल दिखाने चले आते हैं बस औपचारिकता पूरी करने के लिए। और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार होता है, वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर 2 ही दिन बाद बस वही जो है मकान अपने नाम करने की जिद करने लगे। शारदा जो थी वो डिप्रेशन में थी, बाकी ये तीनों लोग डिप्रेशन में थे, लेकिन वो सारे लोग बस यही चीज चाहते थे किसी तरीके से वो मकान जो है उनके नाम पर हो जाए। अब दोस्तों जब वो लोग ज्यादा कहने लगे तो फिर शारदा ने कहा कि छोटी बहू कहाँ जाएगी, तो लोगों ने बोला कि इसका जहां मर्जी तहां जाए, और इसका भी अब घर में रहने का क्या मतलब है, रमेश भी क्यों घर में रह रहा है, उसका अलग ही खर्चा है, तुम जो है हमारे साथ चलो, इन लोगों को जो है इनको जहां जाना हो जाए। अब शारदा बोले कि बहू का जब मर्जी तब हो जाएगी, जब उसका मन करेगा, हम उसको भगा थोड़ी सकते हैं। और तुम लोगों को इतनी जल्दी है तो जो छोटे बेटे का हिस्सा है, जो 1.5 करोड़ का मकान है, 50 लाख रुपए तुम लोग रागिनी के नाम कर दो और उसके बाद जो है तुम मकान तुम्हारे नाम कर देती हूँ। अब इस पर वो लोग भड़क गए, बोले कि इसका कौन सा हिस्सा, कैसा हिस्सा, ऐसे लोगों का तो जिम्मेदार उनके मायके वाले होते हैं, यही सब कहने लगे। तो शारदा इस पर बोली कि अब जो भी हो, जब तक मैं रहूंगी तब तक जो है ये रमेश भी मेरे साथ रहेगा, और बहू को जाना होगा चली जाएगी या रहना होगा तो रहेगी, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं नहीं दूंगी, मेरे मरने के बाद तो तुम लोगों का हो ही जाएगा, ये तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। अब वो लोग दोस्तों फिर भी उसके बावजूद आते और धमकाते रहते, शारदा को उल्टा सीधा कहते, लेकिन वो थी कि वो उनके नाम करने को तैयार नहीं थी। अब दोस्तों शहर में अगर पैसे ना हो तो आदमी किसी काम का नहीं है। उनके घर में भले उनका 200 गज का मकान था, लेकिन एक भी पैसे उनके पास नहीं थे, खाने तक के पैसे नहीं थे। अब रमेश को उनकी हालत देखी नहीं गई। एक दिन जो शारदा थी, उन्होंने रमेश से कहा कि रमेश तुम जो है अब क्यों हमारे पीछे परेशान हो रहे हो, तुम जो है अब चले जाओ, कहीं अपनी जॉब पकड़ लो या फिर अपने घर चले जाओ। रमेश ने बोला लेकिन बाबूजी ने मुझे कहा है कि जब तक आप रहेंगी मैं आपके साथ रहूं। तो उन्होंने कहा कि उनके कहने का क्या, वो तो चले गए कहकर, हम तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, हमने अपने औलादों के लिए सब कुछ बनाया, वही मेरे नहीं हुए, तो तुम क्यों इतनी परेशानी सह रहे हो, तुम्हारे भी माँ बाप हैं, उनके भी खर्चे हैं, हम तुम्हें पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन रमेश दोस्तों जानता था कि अगर मैं चला जाऊंगा तो ये लोग क्या खाएंगे, क्योंकि इधर उधर वो काम करके कुछ ले आता था तो वही घर में बनता था और वही ये लोग खाते थे। कुछ दिन में जो है वो एक बैटरी रिक्शा ले लेता है किराए पर, वही अपना चलाने लगता है दिल्ली में इधर उधर, और फिर जो है वही से उनका खर्चा चलने लगा। सुबह जो है रागिनी खाना बना देती, उसको पैक करके दे देती, वो जाता दिन भर चलाता और शाम को फिर आता था। इस तरीके से इनका खर्चा चलने लगा। अब दोस्तों एक दिन और शारदा ने उससे कहा कि रमेश तुम चले जाओ, अपने घर चले जाओ, क्यों हमारे पीछे परेशान हो। तो उसने जो है रागिनी से कहा कि भाभी जी बताइए, अम्मा जी ऐसे कह रही हैं।
अगर मैं चला जाऊं तो आप लोगों का क्या होगा, मैं तो ये सोच रहा हूं। तो उन्होंने कहा अब क्या होगा, जो भगवान ने लिख दिया वही होगा, तुम्हारी भी तो अपनी जिंदगी है, सही ही कह रही हैं, और तुम अम्मा जी की चिंता मत करो, जब तक वो हैं मैं मम्मी के साथ रहूंगी। फिर उसने बोला फिर उसके बाद आप क्या करोगी, कहाँ जाओगी, आप ही कहीं चली जाओ, मैं उनके साथ रहूंगा, मैंने तो वादा कर रखा है। तो उन्होंने कहा जैसे आपने वादा कर रखा है बाबूजी से, वैसे मुझे भी शेखर ने जाते जाते कहा था। दोस्तों, शेखर उसके पति का नाम होता है जिसकी की मौत हो गई होती है। तो उसने कहा कि शेखर ने मुझे जाते जाते कहा था, अंतिम शब्द यही थे कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। तो बाबूजी तो चले गए, जब तक मम्मी हैं मैं उनके साथ रहूंगी। तो फिर तुम क्यों चिंता कर रहे हो इतनी, और तुम्हारी अपनी भी जिंदगी है। अब रमेश दोस्तों, उसे कुछ कहा नहीं जा रहा था, करे तो क्या करे, लेकिन फिलहाल जैसे भी चल रहा था वैसे वो चलाने लगता, वैसे उन लोगों को कमा खिला रहा था। और एक दिन जो है उनके दोनों बेटे और उनकी जो पत्नियां थी वो भी आ गई, और उसके बाद रमेश और रागिनी को लेकर वो लोग उल्टा सीधा कहने लगे। वो शारदा से कहने लगे कि तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ये दोनों तेरे पीछे क्या गुल खिला रहे हैं, इसी घर में मौज कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं, तेरे सेवा के बहाने ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, वो लोग अंदर क्या कर रहे हैं तुझे क्या पता, सारे रिश्तेदार हमसे कह रहे हैं हमारी बदनामी हो रही है। तभी जो है शारदा ने कहा कि जब तुमने अपने बाप को लावारिस छोड़ दिया, हॉस्पिटल में एक भी पैसे नहीं दिए, तब क्या तुम लोगों की बदनामी नहीं हुई। अब दोस्तों वो भी बहस करने लगी, और इधर जो है रागिनी अंदर जाकर रोने लगी। और रमेश जब अपने बारे में ये बातें सुना तो सन रह गया। वो आकर बाहर कहने लगा कि भैया आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आखिर मुझे 15 साल से आप लोग जानते हो मैं कैसा हूँ। तभी दोस्तों उसे 3-4 झापड़ों लोग जड़ देते हैं और कहते हैं कि हम खूब जान रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, तेरा कोई मतलब नहीं है तो क्यों घर में है तू यहाँ पर, और हमें बेवकूफ़ समझ रहा है। अब दोस्तों लोग चाहते थे कि अगर ये छोड़कर चला जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, जब तक यहाँ पर है इन लोगों को सहारा दे रहा है, इन लोगों को संभाल रहा है, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए उसको लोग भगाना चाहते थे, इसीलिए उल्टा सीधा कह रहे थे। अब उसके बाद दोस्तों वो लोग कहकर चले जाते हैं, और इधर जो है रमेश जो कि काम पर जा ही रहा था वो अपना मुंह लटका कर बैठ जाता है। तभी शारदा आती हैं, रमेश को समझाती हैं, उसे काम पर भेजती हैं, और उसके बाद जाती हैं रागिनी के पास। कहती हैं कि बेटा, रमेश को मैं 15 सालों से जानती हूँ, मेरे रिश्तेदार के गाँव का एक लड़का था, और उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। उसके माता पिता ने कहा कि मेरे बेटे को ले जाओ, चाय पानी आप लोगों को देगा, पिलाएगा, और बदले में कम से कम इसका पेट तो भरेगा। तो हम लोग इसको ले आए, स्कूल भेजने की भी कोशिश किए, लेकिन ये गया नहीं। फिलहाल शेखर के साथ कुछ पढ़ लिख के किताबें वगैरह पढ़ लेता है, थोड़ा सा होशियार हुआ, दिल्ली में रह के और होशियार हो गया, लेकिन अपने सैलरी के अलावा कभी इसने एक पैसे नहीं लिया, पूरी ईमानदारी से काम करता है, और मेरे साथ हम लोगों के साथ दुख सुख में लगा रहा। और मैं सच कहूँ तो रमेश बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरे जो बेटे हैं उनसे कहीं अच्छा है। तो अगर वो लोग कह ही रहे हैं तो तुम क्यों नहीं इसी को अपना लेती, इसी के साथ अपना जीवन बिता लेती। अब दोस्तों जब रागिनी ये बात सुनती है तो कहती है कि मम्मी आप भी लगता है कि मुझे गलत समझ रही हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, इन लोगों ने कहा तब मेरे मन में ख्याल आया। तो उसने कहा मम्मी बात सही है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन जरा सोचो मेरे लिए क्यों किसी को आप फंसा रही हो, वैसे भी इसने अपने परिवार में हमारे लिए इतना कम किया है क्या कि अब हम इसको इसके लिए भी मजबूर करें। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा मन है कि नहीं है। तो रागिनी ने कहा कि मम्मी अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है। उसके बाद वो बात को टाल देती है। अब दोस्तों फिर इसी तरीके से चलता रहा। वो लोग हर हफ्ते चले आते थे, उल्टा सीधा कहते थे, उनके रिश्तों को लेकर वो लोग उनकी बदनामी करते थे। अब दोस्तों उनकी धमकियों से वो तंग आ गई। एक दिन उन्होंने रागिनी से कहा कि बेटा ऐसा है कि चलो तुम्हारे नाम में मकान कर देती हूँ। रागिनी ने कहा कि मम्मी अभी आपने तो मुझे दिया ही नहीं है, और ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, जिस दिन मैं ले लूंगी तो ये लोग क्या करेंगे, वैसे मुझे भी प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है, और आप लोग नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा, और मैंने सोच लिया कि मुझे करना क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं चलो तुम्हारे नाम कर ही देती हूँ। दोस्तों जबरदस्ती उन्होंने मकान जो है वो रागिनी के नाम कर दिया। अब जब उसके नाम मकान कर दिया तो दोस्तों उनके बेटे को पता चल गया। वो लोग आए और खूब उल्टा सीधा कहे,
अब वो कुछ कर सकते नहीं थे। उनकी माँ ने उनको डांट कर भगा दिया। उन लोगों ने कहा कि आज से हमारा और तुम्हारा जो भी रिश्ता था वो ख़त्म होता है। तो उसकी माँ ने कहा वैसे भी कौन सा तुम लोग रिश्ता निभा रहे हो, जाओ जहाँ तुम सुखी रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे वहीं पर जाओ। और उसके बाद दोस्तों वो अपनी बहू के साथ रहने लगती हैं और रमेश भी उनके साथ था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वो डिप्रेशन में आ जाती हैं और 2-3 महीने बाद वो भी इस दुनिया से चली जाती हैं। अब उनके जाने के बाद उनके जाहिर सी बात उनके बेटे बहू तो आते नहीं हैं। जो भी करना था रागिनी और रमेश करते हैं। और उसके बाद जो है जब सब कुछ हो जाता है, अब दोनों उस घर में अकेले रहने लगते हैं। सुबह शाम रागिनी खाना बनाती, रमेश जो है जाता अपना रिक्शा चलाता, उसके बाद कमा कर लाता और फिर अपने अपने कमरे में दोनों सो जाते। अब दोस्तों दिवाली का टाइम आ गया, क्योंकि हर साल वो दिवाली पर घर जाता था, बस साल में एक ही बार जाता था। तो उसने रागिनी से कहा कि भाभी जी इस बार दिवाली आ गया है, अब मैं घर जा रहा हूं, वैसे भी मेरा यहाँ पर क्या काम है। तो रागिनी ने उससे कहा कि तुम चले जाओगे तो मुझे अकेले डर लगेगा, इस घर में मैं कैसे रहूंगी। तो उसने कहा सारा कमरा बंद कर देना और जो पूजा वाला घर है उसी में सो जाना, भगवान तुम्हें देखेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों वो कहने लगी कि अगर नहीं जाते तो फिर क्या होता, मैं कैसे रहूंगी अकेले। तो वो कहता है कि इसी घर में रोने लगता है, कहता इसी घर में बाबूजी थे, अम्मा थी, भैया लोग थे, कितना अच्छा लगता था। अब यही घर काटने को दौड़ता है, मेरा दम घुटता है, मुझसे जो भी गलती हुई हो माफ करना, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना होगा। तो रागिनी ने कहा कि क्या तुमसे अम्मा ने कोई बात करी थी तुम्हारी। तो उसने कहा हाँ एक बार बात करी थी, ऐसे ही फालतू सी बात करी थी। उन्होंने कहा क्या बोला था। तो रमेश ने कहा कि वो हमारा और तुम्हारा रिश्ता जोड़ने की बात कर रही थी, कह रही थी कि मैं अनपढ़ गंवार और तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ लूँ। बताओ ये कोई बात होती है, मैं जो है कहाँ आप लोग मालिक हो, मैं नौकर हूँ, कहाँ मैं अनपढ़ हूँ गंवार हूँ, आप पढ़ी लिखी है, इतनी सुंदर हैं। और कैसी कैसी वो बातें कर रही थी। इस पर रागिनी बोली और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ, विधवा हूँ, तुम कुंवारे हो तो हमारी तुम्हारी कहाँ बराबरी है। तो रमेश ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है और कमी मेरे में है, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ और आप अपने आप को ऐसे क्यों बोल रही हैं। आपकी शादी तो किसी भी अच्छे लड़के से हो जाएगी, कहीं भी हो जाएगी। तो रागिनी कहती है कि तुम बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो रमेश, लेकिन क्या 1-2 दिन और नहीं रुक सकते। वो बोला नहीं दिवाली का टाइम है, कल दिवाली है, कल मुझे जाना होगा। अब दोस्तों अगले दिन वो तैयारी कर रहा था और उसके बाद रागिनी उसको देखे जा रही थी और रोए जा रही थी, कह रही थी कि अगर तुम रुक जाते, नहीं रुकोगे तो मेरा काम कौन करेगा। तो उसने बोला कौन सा काम। तो उसने बोला बहुत काम इसी घर में मेरे लिए कल हो जाएगा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, अगर तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं परेशान करना चाहती, जा रहे हो तो जाओ। अब दोस्तों उसके बाद वो चला जाता है और रागिनी अपने कमरे में चली जाती है। वो जाता है रेलवे स्टेशन पर अपना सर सामान लेकर, उसके बाद अपना सारा बैग वगैरह चेक करता है कि मेरा सारा सामान सही है कि नहीं है, कहाँ मैंने क्या रखा हुआ है। तभी दोस्तों बैग के एक पॉकेट में उसे एक नोट मिलता है और जिसमें लिखा था कि रमेश तुम काश नहीं जाते लेकिन जा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी है, जैसे तुमने बाबूजी का अंतिम संस्कार किया, जैसे अम्मा का किया, वैसे एक दिन और रुक जाते तो मेरा भी कर देते, आखिर मेरा कौन करेगा। अब दोस्तों जब ये बातें रमेश पढ़ता है तो हैरान रह जाता है, बेचैन हो जाता है, बोला ऐसे क्यों लिखा हुआ है इसमें। वो वहां से भाग कर सीधा आता है उस्मानपुर। दोस्तों उसे 1-1.5 घंटे लग भी जाते हैं। अब दोस्तों भागे भागे घर की तरफ आता है, चारों तरफ पटाखे जल रहे थे, दिवाली मनाई जा रही थी। आता है तो घर का मेन दरवाजा खुला था और जैसे ही वो घर में जाता है कमरे में, तैसे ही देखता है कि रागिनी अपने गले में बस साड़ी डालने ही वाली थी। वो जाता है और फटाक से उसको स्टूल पर से उतारता है और कहता है कि ये आप क्या कर रही हैं। रागिनी कहती है क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि इस दुनिया में रहूं, तुम्हारे भी लायक नहीं हूं, और तुम आ कैसे गए, कहां से आ गए, सड़ गल जाती तब आते यहाँ पर। दोस्तों वो रोने लगती है। रमेश कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप ऐसा करेंगी, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं। रागिनी कहती है तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, जब मैं तुम्हारे भी लायक नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती थी। अब दोस्तों ये बात सुनते ही रमेश जो है रागिनी को देखने लगता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है,
आप मुझसे शादी करेंगी, मैं तो आपके लायक नहीं हूँ। तो कहती है क्यों नहीं हो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ इसीलिए तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे। दोस्तों उसके बाद रमेश रागिनी को गले से लगा लेता है, दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों दिवाली की उस रात उन दोनों को एक नई जिंदगी मिलती है और उसके बाद दोनों पति पत्नी के रूप में आज एक बेहतरीन जीवन बिता रहे हैं। उनका एक बच्चा भी है। दोस्तों ये 2022 की कहानी है। आज रमेश के माता पिता भी उन लोगों के साथ ही रहते हैं, बहुत खुश हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।